प्रिय साथियों, वस्तुतः तैयारी में मज़ा तभी आता है जब टक्कर दमदार वाली हो। ऐसे मान के चलिए, चाहे वो 69 एपीओ सीट के अकॉर्डिंग एपीओ मेंस देने जाने वाले अधिवक्ता बंधु हों या इस 303 सीट के अकॉर्डिंग क्या देने जा रहे हों, जूनियर डिवीज़न उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। दोनों को दो अलग अलग टारगेट दे रहा हूं। यूपी एपीओ मेंस देने जाने वाले 9-10 जनवरी 2023 को जिनकी परीक्षा सुनिश्चित है, वो ये मान के चलें कि हमको 2018 एपीओ का मेंस देने जाना है, जिसमें कितनी सीट थी? केवल 17। और ये कैंडिडेट जो 303 के अकॉर्डिंग जा रहे हैं प्री देने, ये 2012 की जुडिशरी मान के चलें, जिसमें केवल 72 सीट आई थी। आज की बात हम शुरू करें, कंटिन्यू करें। हमारे माइंड में ऐसे अचानक आया कि आज बच्चों को 2012 का जो यूपीजे का पेपर था, उसमें जूरिस के जो क्वेश्चन आए थे, थोड़ा ध्यान खींचते हैं और उसको ऐसे ही जनरली पढ़ा जाता है। और आप देखें कि आप करंट में जब हमारा वीडियो आप सुन रहे हैं, लाइव बातचीत हमारी सुन रहे हैं, तो आप देखें क्या इस दैट टाइम एग्जैक्ट टाइम पे हम तैयार हैं। तो हमने वो पेपर निकाला और मैं कोशिश करूंगा कि आप ध्यान दें। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से सही समुच्चय हैं? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही समुच्चय हैं? इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉम्बिनेशन? पहला, ऐसे में कहता हूं कि जो क्वेश्चन सीधे आते हैं, जैसे एपीओ में आपको तमाम सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन प्री में मिले, तो ये मत मान लेना कि इसे जे के प्री में आएगा। आपकी तैयारी गहरी होनी चाहिए, भले उथला सवाल आए। उथला आएगा तो नॉर्मली हो जाएगा। तो ये सवाल देखिए, पहला इसमें कूट नंबर 1 दिया, वेंथम तथा प्राकृतिक विधि। ठीक। दूसरा दिया, ऑस्टिन तथा विश्लेषणात्मक वाद। तीसरा दिया, रास्को पाउंड तथा समाजकीय विधिशास्त्र। और चौथा दिया, हेनरी मेन तथा दार्शनिक विचारधारा। मैं क्लास सब कराऊंगा। कहने का मतलब है, ये मैं अचानक ये बात क्यों रख रहा हूं आपके सामने, आप समझिए इस बात को कि जो 2 दिन की क्लास आपने देखी है और जो मेरा फोकस है, वो इस लिमिटेड टाइम में सटीक ढंग से पढ़ने की कला भी देना है। ऐसे आप पोथन्ना बैठ के पढ़ेंगे तो आप ट्रैक द पॉइंट प्री में अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। ये आपने 50 जगह सुना होगा कि प्री का क्वेश्चन, मतलब प्री में बेटर करने के लिए खूब वस्तुनिष्ठ हल करने चाहिए। अरे भैया, कितना भी हल कर लें, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मतलब जिस चीज पर हम वस्तुनिष्ठ हल कर रहे हैं, कम से कम एक बार पढ़े होने चाहिए। क्योंकि रटे रटाए क्वेश्चन या रटे रटाए या एकदम सेम बाई सेम प्रकृति के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। हम ये प्रश्न पूछकर पिछले 2 दिन के क्लास को आपको याद कराना चाह रहे हैं कि जो ट्रैक मैंने 3 चैप्टर में लिया है, लीगल राइट और पजेशन और आज स्वामित्व का है, अभी उस पर कुछ बोलूंगा नहीं, ये 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं। लेकिन आपको यहां समझाना जरूरी है कि ये बकबक नहीं हो रही है, ये प्रवचन भी नहीं है। अगर आप वाकई में सीरियसली पढ़ते हैं और इंटरव्यू तक गए हैं, तो ये बातें बहुत रेलिवेंट लगेंगी। इस सवाल में पढ़ते ही ज़्यादातर लड़के जो अच्छे हैं वो समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा। रिपीटेड भी है, जानते भी हैं, लेकिन हम आपको इसके सहारे एक बात बताना चाहते हैं। क्या? बेंथम अगर पढ़ रहे हैं तो उनके स्कूल की विचारधारा के अकॉर्डिंग, यानी बेंथम को हम प्राकृतिक नेचुरल स्कूल के व्यक्ति नहीं हैं। अगर हम ये क्लियर जानते हैं, कैसे जानेंगे कि ये बेंथम प्राकृतिक विधि से नहीं है,
भाई जब प्राकृतिक विधि जानेंगे और उससे संबंधित विद्वान जानेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसा कि नाम में थोड़ा इनके चिपका है कि ये प्राकृतिक विधि वाले नहीं लगते, पढ़ने से ही होगा ना। और दूसरा, ऑस्टिन विश्लेषणात्मक, ये परिपक्वता के आधार पर कि मुझे याद है या मैंने कहीं घटना चक्र या किसी अन्य साल पेपर में रटा था, इस तरीके से हल कर रहे हैं, या बिल्कुल ऑस्टिन को भी जान रहे हैं और विश्लेषणात्मक वाद को भी जान रहे हैं। ये बिल्कुल उसी स्कूल शाखा के हैं। वेंथम एक समाजशास्त्री उपयोगिता यूटिलिटी जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसके वो प्रतीक हैं, इसलिए क्लियर है कि वो नेचुरल स्कूल के नहीं हैं। लेकिन ये तब हम बोल पा रहे हैं जब उसको जानते रहें। ऐसे ही रास्को पाउंड सोशल इंजीनियरिंग समाजशास्त्री, तो ये इसमें 2 और 3 बिल्कुल सटीक है। हेनरी मैन को दार्शनिक कहा गया, बिल्कुल नहीं, दार्शनिक विचारधारा की ये नहीं है। ये कब जानेंगे? जब स्कूल और विद्वानों को जानते रहेंगे। यानी इस एक प्रश्न से ये सीरीज थी ए सीरीज का 36वां सवाल था। 2012 यूपी जुडिशरी का पेपर है ये, समझ रहे हैं? तो उसमें अगला सवाल देखिए, तो इसका उत्तर क्या होगा जो मैंने पढ़ा? इसका उत्तर यह होगा कि ऑस्टिन विश्लेषणात्मकवाद से संबंधित है, ये सही है। रास्को पाउंड समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र से सही है, ये दोनों सही है। लेकिन यह भी पता होना चाहिए जो नहीं सही है क्यों नहीं सही है। बेंथम प्राकृतिक के नहीं है, नेचुरल स्कूल के नहीं है, तो फिर किस स्कूल के, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे हेनरी मैन, अगर आपको ये क्लियर हो कि दार्शनिक के नहीं है, ये भी एक हद तक आपको प्री सही करवा देगा। लेकिन अगर ये भी पता हो कि हेनरी मैन फिर किसके हैं, अगर आप क्लियर हैं कि ऐतिहासिक स्कूल से इनका संबंध है, तो आप फिर आपकी तैयारी में डेप्थ है। डेप्थ कैसे आंका जाता है, प्री की तैयारी में परिपक्वता कैसे आती है, अब इसके लिए पूरा थ्योरी, पूरा क्लास, इतना मोटा मोटा किताब नहीं पढ़ पाएंगे भाई, इतने कम समय में 35 पेपर पढ़ना है आपको। तो ये जो मैं 2 दिन से क्लास आपको ओरली दे रहा हूं, ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि ये पूरे समुद्र में से निकाल के चुना गया है, जो ऐसे ही आपको लाइव में सुना रहा हूं। अभी मैं स्वामित्व पे आऊंगा। कब्जा का क्वेश्चन जो कल मैंने जहां से शुरू किया, यानी जहां मैंने पहला वर्ड पोजीशन वाले चैप्टर पे बोला था, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कब्जा अर्जन की रीत नहीं है। कल के वीडियो पे जाइएगा और जैसे शुरू होगा, वो यहीं से शुरू हुआ है कब्जे वाला चैप्टर, उसमें मैंने बताया कि अर्जन की रीतियां क्या क्या हैं। तो इसमें देखिए, एक लेना, एक परिधान, एक विधि के प्रवर्तन द्वारा, और एक है अर्जन द्वारा। एक लेना, एक परिधान, एक विधि के प्रवर्तन द्वारा, एक अर्जन द्वारा। यानी कब्जा के अर्जन की रीति क्या क्या है, तो उसमें अर्जन शब्द नहीं है, लेना, परिधान और विधि के प्रवर्तन द्वारा है। तो आप कब्जे में जब कब्जे की टॉपिक देख रहे हो, तो वो आप जो रिपीटेड है ठीक है, लेकिन उसके आगे की चीजों को, पीछे की चीजों को कोरिलेट करना भी आपको आना चाहिए। ये तब आएगा जब आप खुद जहमत उठाएं। केवल पेपर सॉल्व करने से प्री में बैलेंसिंग नंबर नहीं है, माइनस मार्किंग का पेपर है। हल्की सी कंफ्यूजन आपको भले 2 नंबर दे रहा है, उतने काट भी देगा, ठीक है। तो 8 मिनट लगभग इसमें चला गया। और अगला सवाल पूछा गया था, मैं इसके सवाल दोहरा देता हूं, जूरिस में क्या क्या 12 में सवाल आए थे। समाज के लिए प्रथा का वही महत्व है जो कानून का राज्य के लिए। यह सामंड का कथन है, ये हूबहू आ जाए तो कौन बड़ी बात है। फिर से सुनिए, समाज के लिए प्रथा का वही महत्व है जो कानून का राज्य के लिए है, यह सामंड का कथन था। फिर अगला क्वेश्चन था, विधिक अधिकार से, जो मैं चैप्टर ले चुका हूं, जो मैंने क्लास लिया पहला ही था, विधिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत इहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इच्छा का सिद्धांत, हालांकि इसके डिटेल में मैं इसको क्लास लूंगा, अभी केवल संक्षिप्त लिया हूं। रियायत का सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत। अब इसमें जितने सिद्धांत हैं, एक तरीका यह होता है केवल सटीक उत्तर पे आप जा रहे हैं, एक तरीका होता है जो ऑप्शन में बचे हुए हैं उनके बारे में पूरा जानते हैं कि नहीं। अगर पूरा जानते हैं तो आपकी तैयारी पूरी है। तो इसका उत्तर हित सिद्धांत होगा। हित सिद्धांत को इहरिंग ने प्रतिपादित किया था। तो ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य, परिवार तथा सिविल समाज का संश्लेषण है। सोचिए, अब आप सोचिए, सिविल समाज का संश्लेषण शब्द कह रहा है, और इसी संश्लेषण को ध्यान में रखते हुए हमने इसको, कि वो सोशल इंजीनियरिंग, मैं खुद अपनी गलती बता रहा हूं, पेपर में मेंशन है हमारे, तो मैंने इसको रास्को पाउंड मार दिया था, जबकि ये उत्तर से सही है। ध्यान से सुनिए, यह परिवार का सर्वमान सिद्धांत एवं सिविल समाज के विशिष्ट सिद्धांत की एकता है। यह बात हीगल कहता है।
जो दार्शनिक विचारधारा से है। समझ रहे हैं? तो ये आप इन सब चीज़ों को जो थोड़ा सा थॉट से या थ्योरी से स्कूल के बियॉन्ड जाके कोई स्टेटमेंट हो तो अलग से नोट करिए उसे, वही आपको और भीड़ से अलग कर देगा, ऊपर उठा देगा। नहीं तो जनरली तो सब घटना चक्र रटे ही रहे हैं। जो 3000 कैंडिडेट में मैं आपको ये भी बताऊंगा, आज एक रोचक आंकड़ा, बात आ गई, रिलेवेंट है। ये जो 3000 के आसपास लड़के मेंस लिखेंगे जुडिशरी का, इसमें से मैं बता रहा हूं कम से कम 2000 तो ऐसे होंगे, 2000 कैंडिडेट जिनका केवल 4 नंबर से रुकेगा, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से प्री रुक जाएगा। वो कैसे लोग हैं? न्यू कमर तैयारी करने वाले भी हैं, साथ ही साथ लचर तैयारी करते हैं, जिग-जैग उनका स्टडी रहता है, फोकस नहीं रहता, और ऐसे ही कुछ गलतियां करते हैं जो मैं आज की क्लास में आपसे चर्चा कर रहा हूं। मतलब किसी भी टॉपिक को, जैसे मान लीजिए हिस्टोरिकल स्कूल उठाया है, तो उसको पूरा नेस्तनाबूद करके उठिए, खाली थ्योरी पढ़ के मत उठ जाइए, उसका वस्तुनिष्ठ हल करिए, तब माइंड में चिपकेगा वो आपके और लंबे समय तक रहेगा। ठीक है? तो ये छोटे से तरीका था। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक क्वेश्चन है जो आगे आने वाले टॉपिक में मैं यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ, हालांकि समय आपका इसमें जा रहा है, लेकिन मैं आपका ध्यान खींच रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्टीकृत अभिकरण नहीं है, यानी यूएनओ का उस पर प्रभार नहीं है, यूएनओ उसको स्पेशलाइज एजेंसी नहीं मानता अपने अधीनस्थता में। तो ऑप्शन नंबर 1 था विश्व डाक संघ, ऑप्शन नंबर बी था संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तब जनरली अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपका दिमाग चला जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन का क्या लेना, हम तो कहीं पढ़े नहीं। जबकि आप जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिलेगा, उसमें यूनिसेफ नहीं मिलता, यूनिसेफ नहीं मिलता आपको। जो पांचों आपका जो महासभा और वो जो सब आप पढ़ते हैं पांचों, उसमें ये यूनिसेफ से लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ों को आप जो आपको विचित्र टाइप की लगें, जिसके भाई हर कोई पूरा नहीं जान सकता, लेकिन जो आपके थॉट के अकॉर्डिंग, आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, समझ के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट लगे, उसको घटना चक्र में विशेष तौर पे मेंशन करिए और बार बार उसी को दोहराइए। उतना मोटा घटना चक्र हर बार थोड़े आप पूरा कवर करेंगे। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय विधि में कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है, उसका जो पूछा है रियल पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द यूएन सेक्रेटरी है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसमें है? एक जनरल है, एक जनरल पावर भी है, लेकिन वास्तविक किसमें है? तो इसका उत्तर होगा सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में। जबकि काफी लड़के इसका उत्तर मारेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है महासभा और सुरक्षा परिषद में, क्योंकि महासभा रिकमेंड करती है, सुरक्षा परिषद फाइनल करती है। ये जनरली सोच करके आदमी मार देगा, लेकिन इसमें प्रश्न को तह तक जाइए, और ये जितने सवाल मैं पढ़ रहा हूं 2012 यूपी जुडिशरी के प्री में पूछा गया है। जब एक बार मैं ये कंप्लीट कर दूंगा तो पेपर साले 2012 के, 2015 के, 2016 के, 2018 के हल करवा दूंगा, ऐसे ही जैसे बोल रहा हूं। केवल आप सुन लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो आइए आज का जो टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं। स्वामित्व। स्वामित्व कब्जे की सजातीय संकल्पना है, होल्ड्सवर्थ कहता है। अब इस विद्वान का नाम वहां स्कूल में नहीं पाएंगे, लेकिन स्वामित्व का नाम सोचिएंगे कि आप ये सर अचानक इस विद्वान का नाम, इसीलिए भाई जो मैंने आपको बताया वही अपने को अपनाया कि उस विद्वान के बारे में थॉट जरूर ध्यान रखिए जो थोड़ा सा जिग जैक है, थोड़ा सा डिफर है। तो ये क्या कहता है? आरंभिक विधि स्वामित्व और सिद्धांतों के झंझट में नहीं पड़ी। आरंभिक विधि स्वामित्व और कब्जे की प्रकृति और अर्थ के विषय में जटिल सिद्धांतों के झंझट में नहीं पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक रूप से पहले कब्जा की संकल्पना अस्तित्व में आई और उसके बाद समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के कारण स्वामित्व की संकल्पना क्रमशः उसी से विकसित हुई। तो इतना व्यवहारिक बात कह रहा है, कौन कह रहा है? होल्ड्सवर्थ।
इसी पर अगर कोई मिलता जुलता इसी सेंटेंस को पुष्ट करता आपका स्टेटमेंट आए और उसमें ऑप्शन होल्ड्स वर्थ मिले, बिंदास मारिए। टॉपिक या प्रश्न से किससे जुड़ा होना चाहिए? ओनरशिप से। ओनरशिप एक चैप्टर है, आपको पता है जूरिस्प्रूडेंस में, समझ रहे हैं। अब आइए ऑस्टिन को देखते हैं, इनका बहुत पूछा जाता है। ऑस्टिन का स्वामित्व पे जो विचार है बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है। जुडिशरी की तो बतिए छोड़िए, वो तो स्पेशलाइज पेपर ही आता है। 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको आने हैं उसमें ऑस्टिन स्वामित्व के बारे में कहता है किसी नियत वस्तु पर अधिकार है। फिर से सुनिए, स्वामित्व किसी नियत वस्तु पर अधिकार है। ये एकदम दिमाग में रट जाइएगा जो अब मैं बोलने वाला हूं, और गलत होना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए,